हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है मेरे बच्चे। लास्ट टाइम मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, और इसमें हमने फिर इंडक्टिव फैक्ट भी पढ़ा था। इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा, उसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ समझी थी हमने, जो भी चीज़ समझी है बहुत अच्छे से, बड़े बड़े एग्जाम्पल देख के मैंने आपको समझाया था। तो आज जो लेक्चर है वो है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस के ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की हुई है कि व्हाट डू मीन बाय द रेजोनेंस, वो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आगे जो टॉपिक है वो रेजोनेंस एनर्जी है। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलो जानते हैं व्हाट डू मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी। तो जब रेजोनेंस था, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन वो रियल नहीं होते। रियल कौन होता है? जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा, अब कहा गया जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी, और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनकी उसकी एनर्जी। तो उन एनर्जी की जो भी वो आपके रेजोनेंस हाइब्रिड है और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ये वन ऑफ द डेफिनेशन है ना, कि हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है आपकी, कि जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो सबसे स्टेबल होता है, और मतलब रियलिटी में तो वही होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जो आप बनाते हैं, उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी मेरे बच्चे, ठीक है। क्लैरिटी है बात। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट कई बार इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कंसेप्ट को, कि रेजोनेंस एनर्जी क्या। मान लीजिए हमें पता है रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक शब्द में खत्म करूं रेजोनेंस को, कि रेजोनेंस क्या है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमें पता है डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। अब सपोज करो आपका कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है, मतलब रेजोनेंस है। और दूसरी तरफ आप ये सोचो कि अगर मान लो हम डीलोकलाइजेशन ना करवाते, इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन ना होती, तो क्या वो स्टेबल होता? बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब इसको कहते हैं कि आप ये मान के चलोगे जो डीलोकलाइजेशन की वजह से जो एनर्जी, जो भी स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी गेन हुई है, उस स्टेबिलिटी जो भी है, कि अगर आपने ये मान लिया कि एक स्ट्रक्चर क्या था उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, और दूसरी तरफ आप ये मान के चले कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑब्वियसली जिसमें जो डीलोकलाइजेशन हुई इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन की है, जो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हुई है किसकी वजह से, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। समझ आ गई मेरे बच्चे? तो इसको लिख लेते हैं, ये सेकंड डेफिनेशन होगी इसकी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन्ड ड्यू टू delocalization of electron, delocalization of electrons is called resonance energy। समझ में आ गया मेरे बच्चे? सिंपल सा सोच रहे हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें एक बार, दूसरी तरफ मान लो कि डीलोकलाइजेशन अगर आप ना करते, तो जो डीलोकलाइजेशन हुई है उसकी वजह से वो स्टेबल है, तो अगर ना होती तो वो अनस्टेबल था। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हुई है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। समझ में आ गया मेरे बच्चे? इस बात को याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। वो तो आपकी सिंपल डेफिनेशन है जो हम वैसे भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी क्या चीज़ है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसके बारे में, कि एक रियलिटी एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक साइक्लोहेक्सीन है,
हमने लास्ट टाइम मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में समझाया था। जो लास्ट लेक्चर था मेरा वो हीट ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी था, HOH बोला था हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन की थी। मेरे ख्याल से अब सबको याद होगा, जिन्होंने नहीं एक बार पढ़ा हुआ तो वो लास्ट लेक्चर जाके जरूर देखे मेरा। मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, H2 ऐड करता हूँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं डबल बॉन्ड पे। तो जो डबल बॉन्ड पे ऐड हो इन प्रेजेंस ऑफ Pt, मतलब प्लेटिनम ऐसा कैटलिस्ट एरिया, मेटल कैटलिस्ट एरिया, तो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है हाइड्रोजन, तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH कहा जाता है उसको। तो जो डेल्टा एच था यहाँ पे इसको हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा एच अगर आपको याद होगा, डेल्टा HR है ना। इसकी जो आंसर आया था, एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूँ मेरे बच्चे, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। इसका जो एक्सपेरिमेंटल आंसर आया था कि इसका आंसर था -28.6 -20.6 किलो कैलोरीज पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी उस टाइम पे जब आपने H2 ऐड किया एक सिंगल डबल बॉन्ड पे, एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ये सोचा गया कि जो बेंजीन है, बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही ऐसा होता है। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अगेन साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और अगर एक बॉन्ड को हाइड्रोजन वहां पे ऐड करने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो 3 बॉन्ड जब हम जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजनेशन करने के लिए, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, थ्राइस हो जाएगी मेरे ख्याल से। यही जो एक्सपेक्टेशन है वो तो यही है ना। एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो एनर्जी आएगी वो -3 इंटू 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल आएगी, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। पर लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ और था। हम ये क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड होगा जी, ये वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड है कि इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रही होगी बेंजीन की जब उसको आपने H2 ऐड किए होंगे, ठीक है। पर लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या था, ये डाटा आपको मुझे लर्न नहीं करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जस्ट समझने के लिए है आपके, जस्ट कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए आपकी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा देखना ज़रा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब इस बात को, इस रिएक्शन को किया गया, तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला कि जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं बेंजीन की, मतलब ये सेम रिएक्शन करवाते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटल देखा गया, तो यहाँ पे कंपाउंड वही था, लेकिन जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी वो उससे बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा कम। कहा गया कितनी कम थी, तो वैल्यू थी बच्चे -49.8 कैलोरीज, -49.8 किलो कैलोरीज पर मोल। ये मेरे ख्याल से 3 इंटू 28.6 कर लीजिएगा, आपके पास मेरे ख्याल से कितना 85.8 समथिंग आ जाएगा, ये है 85.8 ऐसा कुछ आ जाएगा, किलो कैलोरीज पर मोल आ जाएगी। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम कहें, अब नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब आप सबको पता होगा, एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पॉजिटिव होती वैल्यू तो एंडोथर्मिक होता है। तो कहा गया अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए थी ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ और कहते हैं कि उसकी जो HOH है वो इतनी है बेंजीन की रियलिटी में। तो अगर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है और ये क्या है कि ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच नहीं कर रहे, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत कम है, तो कहा गया ये कैसे हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका बेंजीन है उसमें रेजोनेंस होती है, सबको पता है ये, इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अगर स्टेबल हो जाता है तो हमें पता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, और जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है हमने पढ़ा हुआ है क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो अब जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर इन दोनों को आप डिफरेंस ले लें तो मेरे ख्याल से ये रेजोनेंस एनर्जी का है कि मतलब यही तो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
जो अचीव की है बेंजीन रिंग ने ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल होगा। हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। तो लिखेगा जरा इस बारे में कि रेजोनेंस एनर्जी दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं। देयरफॉर ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी बच्चे, ठीक है, एच की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या ऑब्जर्व भी कह देते हैं, ये लेस है किससे? ये मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ बच्चे, याद रखना। एच ओ एच एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो गई, मैग्नीट्यूड वाइज हमें ये था कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, लेकिन हुई नहीं। वो क्या हुई? कम रिलीज हुई है। तो अब इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा? वही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, वही गेन की, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, याद रखिएगा। तो देयरफॉर रेजोनेंस, मैं आर डॉट ही लिख रहा हूँ रेजोनेंस एनर्जी को, इट इज द कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्व भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो समझिएगा इसको, हम बोल देते हैं ये जो हमारी है इसको हम एक्सपेक्टेड बोल देते हैं, या दोनों चीजें बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ओ एच माइनस करेंगे क्या? जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है हमारा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चे, और ऑब्जर्व भी कहा जाता है इसको कई बार, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एच ओ एच। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है जो बेंजीन के पास है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। ये रेजोनेंस एनर्जी कंसेप्ट समझ के एक बात हमें क्लियर कट हो चुकी है कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब ये डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्लैरिटी है? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, स्पेस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ज़रा, हम वो जहाँ जो भी हमने यहाँ से एक चीज़ पकड़ी है इंपॉर्टेंट, वो लिख लेते हैं कि जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी होगी। रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी हमने पहले भी एक बात पढ़ी थी रेजोनेंस में, हमने कहा था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी भी होती है। इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ध्यान दें बच्चे, यहाँ पे इक्विवेलेंट कहा है मैंने, इक्विवेलेंट का मतलब क्या था? जो एक जैसे दिखते हो, जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, उनको इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जितने ज़्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, इक्विवेलेंट बार बार बोलो मुझे, इक्विवेलेंट वो एक जैसे दिखते हैं, असल में एक जैसे होते हैं स्ट्रक्चर में, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। जितने ज़्यादा वो होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। समझ आ गई? अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपको एक बार में ही क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट की, मैं कहता हूँ मेरे पास है पिरिडीन, मेरे पास है पिरिडीन, ये होता है सबको, इसके बारे में बहुत चर्चा की है हमने, मेरे लास्ट लेक्चर्स में बहुत चर्चा हुई है इसके ऊपर। पिरिडीन का हर एक क्वेश्चन समझाया मैंने आपको, तो ये भी समझ लीजिएगा। एक पायरोल होती है, ये होती है पायरोल। अब कोई आपसे पूछे इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, विच वन इज मोस्ट स्टेबल, पिरिडीन और पायरोल? अब एक बात देखो, दोनों में क्या है, रेजोनेंस यहाँ पे भी है, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ध्यान पढ़ना, पायरोल। अब बात ये है, मैंने आपको इन दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाए गए, इसमें रेजोनेंस होती है लेकिन लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है एक और बनता है, वो कैसा बनता है? वो कुछ ऐसा बनता है,
और आपको याद होगा ये दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसके, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप एक बात देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट है, जो मैंने यहाँ पे कहा था इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे दिख रहे हैं जी, है ना, ये स्ट्रक्चर है इनका, बस बॉन्ड की जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन चेंज होती है। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही चेंज हो सकती है, वही मूव करते हैं रेजोनेंस में। तो ये दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए किसके, pyridine के। पायरोल में अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 5। मैंने बनाकर भी दिखाए हैं, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप, ठीक है, क्लैरिटी हो जाएगी। हम ये तो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होती है उतनी स्टेबिलिटी होती है। इसको मैं यहाँ पे ध्यान ध्यान समझना, जो पायरोल होगा बच्चे, पायरोल में रेजोनेंस चेक कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन पे वो रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे। मैंने आपको बताया हुआ pyridine के यहाँ पे जो नाइट्रोजन में लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये लोकलाइज्ड हैं, डीलोकलाइज्ड नहीं है। जबकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके रीजन मैंने आपको बताया वो क्या है, प्रीवियस लेक्चर एक बार जरूर देखें। तभी कहता हूँ एक ऑर्डर में देखना मेरे बच्चों लेक्चर को, जितने भी मैंने लेक्चर डाले एक ऑर्डर में बनाए हैं वो आपके लिए। ऑर्डर में देखोगे ज़्यादा क्लैरिटी हुई कंसेप्ट की, आपको कोई रेक्टिफिकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, गारंटी है इस बात की। अब देखो रेजोनेंस कैसे होगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, जो लोन पेयर हैं लोन पेयर जाएंगे, तो ये पाई जो इलेक्ट्रॉन है ये दो वाले इस कार्बन के ऊपर, रेजोनेंस में ही समझाया मैंने आपको, बताया भी हुआ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, ठीक है, कॉन्जुगेशन सब समझाई है मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों, जिसको और अच्छे से समझना है मेरे बच्चों वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देख कर आए एक बार, रिक्वेस्ट आप सबसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप आधी अधूरी नॉलेज ले मुझसे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, डन। फिर रेजोनेंस ये यहाँ पे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव, ये लाइक दिस। फिर ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा मेरे बच्चे, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे चले जाएंगे, देखो जरा, सही है, डन, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब और भी घूम सकते हैं आगे, ये यहाँ पे, तो ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन हैं ये इस कार्बन पे, देखो जरा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब लास्ट में जब आप जाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज अगर ये यहाँ पे जाएगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है दो, ये नाइट्रोजन खुद उठा लेगी, तो आप दोबारा यहीं पहुंच जाएंगे, समझ में आ गई बात। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं गिन सकते हैं, टोटल 5 है, लेकिन कैसे हैं, दे आर अनइक्विवेलेंट। दोबारा बोलता हूँ, ये एक जैसे नहीं दिख रहे, सब अलग हैं। और यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी है, मैं समझाया हुआ है, चार्ज सेपरेशन नहीं हो सकता, चार्ज सेपरेशन है तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं pyridine के, और दोनों इक्विवेलेंट हैं, कोई चार्ज सेपरेशन में नहीं। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी है स्ट्रक्चर में, और क्या है, बेसिक ये नंबर में ज़्यादा है। हम ये बात बोलते हैं पहले कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, लेकिन याद रखना ये बात तब वैलिड नहीं है अगर आपके पास क्या हो जाए, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए बच्चे, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ना ही उनके पास कोई फॉर्मल चार्ज अपियर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, तो मैंने यही कहा है, स्टेबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इक्विवेलेंट, चाहे वो कम है नंबर में, चाहिए 2 हैं बेसिकली 5 हैं, पर लेकिन ये 2 इक्विवेलेंट हैं, यही काफ़ी है इसके लिए, तो याद रखेंगे। तो जो आपकी pyridine है ये मोस्ट स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी जो है pyridine की
वो ज़्यादा होती है मेरे बच्चे किससे? पायरोल से। क्यों? क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो प्रिडिन है इसके 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, जबकि इसके इन अनइक्विवेलेंट है 5 के 5, और 4 सेपरेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना मेरे बच्चों, रीजन भी लिख लेना, मैंने आपको रीजन बता दिया है। बिकॉज प्रिडिन के पास क्या था? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे। बात इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट की। ठीक है, बेशक जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो चाहे नंबर में कम हो, ठीक है, बेशक ये नंबर में ज़्यादा है, अगर बेशक ये नंबर में कम है, वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है मेरे बच्चों। ठीक है जी, तो यहाँ से ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिला है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इसको नोट कर लेना, मैं थोड़ा पॉज कर लेना बच्चे, ठीक है, मैं रफ करने जा रहा हूँ। तो समझते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन करते हैं एक और। क्वेश्चन है, अगेन आपने मुझे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। ये नेगेटिव चार्ज है बच्चे इसके ऊपर। फिर एक पायरो ले लेते हैं अगेन, ठीक है। एक लेते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन में यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है और कुछ नहीं होता। ठीक है जी, ये पायरोल है, ये फ्यूरेन है। मैंने आप सबको आईपीसी नोमेनक्लेचर करवाया है, बहुत से लेक्चर है मेरे सारे आईपीसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। इसका नामकरण कर सकते हैं क्या? इसका आईपीसी नेम बता सकते हैं कोई? ट्राई करें खुद, मैं बताता हूँ, ठीक है, याद होगा सबको। तो चलो, ये फ्यूरेन है बच्चे, फ्यूरेन। स्ट्रक्चर याद होने चाहिए सबके, नाम भी याद होने चाहिए आपको। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? कंसेप्ट क्या है? रेजोनेंस देखिए, हमें दिख रहा है ये सब के सब कॉन्जुकेटेड है। कॉन्जुकेट मैंने बताया था, कॉन्जुकेटेड होना जरूरी है। अगर रेजोनेंस की पहली कंडीशन यही है कि जो आपका कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इट शुड बी कॉन्जुकेटेड। और कॉन्जुकेटेड का मतलब क्या था वो मैंने आपको समझाया हुआ है पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। उसका मतलब सिंपल ये था कि जो भी एटम आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच्ड है, उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर हो, या उसके पास खुद का पाई बॉन्ड हो, या उसके पास क्या हो, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो। ये कंडीशन थी कॉन्जुगेट होने की, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है, अदरवाइज रेजोनेंस पॉसिबल नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, ये आपका कौन सा सिस्टम है? अनसैचुरेटेड सिस्टम है, जो अटैच है डायरेक्टली एटम, येलो एटम, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो कॉन्जुगेटेड तो है। अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बना, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले बनाए हमने कहा था कि 5 अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। अब पायरोल की जैसे हमने इसके बनाए थे, मेरे ख्याल से ये भी ऐसा तो दिख रहा है, ऐसा ही दिखता है ये भी। तो इसके भी 5 बनेंगे, कैसे? अनइक्विवेलेंट, 5 अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। बात होती है इसकी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, आप पहले ही समझ जाओगे। देखो ये तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? देखो पहले से क्लैरिटी हो जाएगी हमें बहुत ज़्यादा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे,
और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। आपको लगता नहीं कि ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है? दे आर इक्विवेलेंट, है ना, दे आर इक्विवेलेंट। अब आगे और भी बनेंगे, तो मतलब इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनेंगे। कितने बनेंगे? जितने इनके बने थे, क्योंकि देखने को जैसे लग रहे हैं ना, आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सेम मूव करेंगे, तो इसके भी क्या होंगे? 5 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो आप बना सकते हैं, पहले हमने बस पता करना था। तो आपकी पहचान होनी चाहिए बच्चे, आपने ये जरूर चेक करते हैं कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है क्या वो इक्विवेलेंट है या अनइक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट है, चाहे वो यहाँ तो बेशक 5 आ गए तो ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहा होगा। मतलब थोड़ी इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ए बी सी। तो कौन सा स्टेबल? ए इज सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब बात आती है इन दोनों, देखो इन दोनों में वही बात है 5, लेकिन अन इक्विवेलेंट है, रेजोनेंस दोनों में थी। तो कहा गया कौन होगा? आप चेक करो जरा, आपको याद होगा मैंने जैसे जब इसके स्ट्रक्चर बनाए थे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो सेम ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बनाकर दिखा देता हूँ आपको। जो पायरोल है, पायरोल का कोई भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर उठा के देख लो, वैसे है तो ऊपर 4 बनेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे था। मैं कोई एक बना रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक है, ऐसे। और फ्यूरेन के लिए भी आपको ऐसे दिखाई देगा कुछ, फ्यूरेन के लिए आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। आप ध्यान से देखो, इसमें जितने भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, सॉरी अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, मेरे रेजोनेंस में मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हो तो लेस स्टेबल हो जाएगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन कौन सा आ गया? पॉजिटिव। सो फ्यूरेन इज लेस स्टेबल देन द पायरोल। समझ आ गया? तो आंसर आ गया ए बी सी आ जाएगा स्टेबिलिटी। यहाँ पे जो पायरोल है बच्चे, या फ्यूरेन बोल दो, फ्यूरेन इज लेस स्टेबल देन पायरोल, बिकॉज क्या रीजन था? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज is more stable on an atom. An atom पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है as compared to positive charge on highly electronegative ऑक्सीजन एटम। समझ आया? समझ में आ गया? क्लैरिटी है? ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है जी? ये, क्योंकि वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव ही रहना चाहिए था। अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव स्टेबल ज़्यादा किसके ऊपर है? नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी ऑक्सीजन। तो आपके सामने क्लैरिटी है। दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी है आपकी, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। इसको नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे, मैं रफ करने जा रहा हूँ। पॉज कर लें इसको एक बार, ठीक है, और नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन एग्जाम्पल है बच्चे आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और है आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव।
कहा गया दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, जरा बताओ। अब देखो एक बात आएगी दिमाग में क्या बात आती है, दिमाग में ये बात आती है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, वहां पे चार्ज है। ध्यान दो, आप कहेंगे सर इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो स्टेबल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा गया क्यों नहीं है, इनकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखो सर, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ये लोन पेयर यहाँ देगा, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन उठाएगा, तो रेजोनेंस कुछ ऐसी बनेगी, ओ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका। ठीक है, अब अगर आप रेजोनेंस उस तरफ रेजोनेंस चेक करते हैं तो देखो ये अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठा लेगी ऑक्सीजन, तो आपको दिख रहा है ये कैसे बनेगा, ये इक्विवेलेंट है मेरे बच्चे। अगेन इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है दे आर इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो अनइक्विवेलेंट भी है, क्या है, अनइक्विवेलेंट भी है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है इसके पास, वो ये है यहाँ पे चार्ज सेपरेशन आ चुकी है। जब आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है कार्बोक्सिलिक, ये एसिड का एक मतलब कह सकते हो कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है, ये कार्बोक्साइलेट आयन है, ये आयन था कार्बोक्साइलेट आयन। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन भी हुई रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या दिखाया दिया कि दोनों इक्विवेलेंट आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जबकि यहाँ पे क्या है, टू अनइक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ। और दूसरी बात ये है इसमें कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे पहले से चार्ज सेपरेशन तो नहीं है ना, चार्ज अपीयर जरूर हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो तो ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा, क्यों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी रेजोनेंस में, यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, वो दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ रहा है। दोनों के ऊपर आने का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, शेयरिंग में है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता होगा, वो कैसा बनता होगा मेरे बच्चे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आएगा, दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट है इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और सेकंड यहाँ पे है। और हमें पता है ऑक्सीजन बीइंग अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो इट कैन हैंडल द नेगेटिव चार्ज मोर एफिशिएंटली, सही बात है, तो ये ज्यादा स्टेबल है मेरे बच्चे एज कंपेयर टू दिस वन। डन। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, चार्ज सेपरेशन भी है यहाँ पे, चार्ज सेपरेशन, और हम ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर, ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, इज बीइंग शेयर्ड, इज बीइंग, नेगेटिव चार्ज बीइंग शेयर्ड बाय टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। समझ में आ गया बात, तो ये इसका कारण है कि ये ज्यादा स्टेबल है मेरे बच्चे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी याद रखिएगा, रीजन मैंने आपको बता दिए हैं, बोला नहीं है, आगे आपको और क्वेश्चंस में भी लगाने हैं ऐसे, याद रखिएगा कि इनको आपने अप्लाई कैसे करना है, लॉजिक को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, लॉजिक मत भूलिएगा मेरे बच्चे। चलो आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना मेरे बच्चों। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल है, कहा गया गिव द increasing order
of resonance energy for the followings। आगे पास तीन स्ट्रक्चर है मेरे बच्चों, एक ये है, दिस वन, मानो ये ए है, और अगेन दिस वन, और एक और है दिस वन। दिस इज ए बी सी। हमें क्या क्या है, रेजोनेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट दिमाग में ये आएगा कि रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर द स्टेबिलिटी मोर दी रेजोनेंस एनर्जी, यही कंसेप्ट बताया था मैंने। तो यहाँ पे अप्लाई करके अब आपको ये चेक करना है कि स्टेबल ज़्यादा कौन है इनमें से। आप जब भी आप थोड़ी सी अप्रोच चेक कीजिएगा, जब आप इनको देखते हैं तो क्या रेजोनेंस से याद आती है कि जो मैंने आपको ये बताया सब ये हम समझेंगे कि रेजोनेंस चेक करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं ज़रा, अगर इक्विवेलेंट आ गए तो बेटर है। तो देखो ज़रा, बनाकर देखते हैं, पहले ए का देखते हैं। ए वाले में चेक करते हैं, लाइक दिस। पहली बात बताओ कि ये कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, ये मॉलिक्यूल क्या कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड तो है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम है अगर ये पार्ट लिया जाए, और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, वो एटम है, या तो इस एटम जो ये कार्बन है, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, या लोन पेयर होने चाहिए थे एटम के पास, या इसके पास कोई पाई बॉन्ड होता, जो कि पाई बॉन्ड है इसके पास। तो क्या होगा, आपका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव टू दिस साइड। तो जैसे ही मूव यहाँ पे होंगे उसको दिख रहा है आगे कौन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस कैसी बनेगी, रेजोनेंस कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, दिस इज नेगेटिव चार्ज, हियर दिस इज ओ नेगेटिव। सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं सीधा ही, यहाँ टेबल डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं। एक तो ये बन गया। फिर आप कहेंगे सर दूसरा कौन हो सकता है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है रेजोनेंस में। क्या दिक्कत है कि जो रेजोनेंस है ना वो क्रॉस हो चुकी है। कहा क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब ये है कि अगर ये वाला जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसको अगर जाना होता, चेक करो, तो इसलिए कैसे बनता, ये यहाँ पे जाता तो अगेन आपका जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को उठा लेता, तो मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आना था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये एज इट इज था, कुछ ऐसा दिखाई देता। दिखाई दे रहा है आपको? मैं कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार चेक कर लो, है ना। अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते तो ये बनता, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करते तो ये बनता। मतलब जो कॉन्जुगेशन है वो क्रॉस हो चुकी है। क्रॉस क्यों हुई है? इस डबल बॉन्ड ओ की वजह से। अगर सपोज करो ये डबल बॉन्ड ओ ना होता तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा ना पाई इलेक्ट्रॉन, ये आगे मूव करेंगे, यहाँ पे तो नहीं आ सकती ना रेजोनेंस डायरेक्टली। जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली इसको जाके चेंज नहीं कर पाएंगे, इनकी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने जरूर है, कैसी आपकी जो रेजोनेंस है वो कैसी है, क्रॉस क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब ये कह सकते हैं आप कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब ये यहाँ पे गया फिर वो यहाँ पे, जैसे हम बेंजीन में बनाते हैं, पायरोल में बनाया था, वो कॉन्टिन्यूस क्या थी, रेजोनेंस थी। लेकिन ये क्रॉस हो चुकी है, समझ आ रहा है? अब चेक करो इस वाली में, बी पार्ट में। बी पार्ट में अगर आप चेक करते हैं तो आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आएगा। अब देखो जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन है, ये वाले
फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जाते हैं तो हमें पता है ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे जाएंगे पहले, यही होता है, यही समझ है रेजोनेंस कैसे बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड वो भी है। अब आगे क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पे जाएगा और अब इलेक्ट्रॉन ये उठा लेगा अपने। तो रेजोनेंस कैसे बनेगी, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। इसके भी 3 स्ट्रक्चर हैं, 3 स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या इक्विवेलेंट है? अब देखो ये कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये अनइक्विवेलेंट है। लेकिन एक बात देखी जाए इन दोनों में क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक जैसा दिखता है, पर लेकिन दिक्कत ये है कि ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो चुकी है, जबकि यहाँ पे क्या है, मुझे कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन चल रही है। क्या है? कॉन्टिन्यूस, मतलब हमें क्रॉस नहीं जाना पड़ा। ठीक है, मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्टिन्यूटी में है। आप तो सिंपल भी बना सकते थे ऐसे करके एक बार में। देखो कॉन्टिन्यूस है, देखो ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूस है पूरे का पूरा। जो सिस्टम है कॉन्जुगेटेड है लेकिन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे क्या था, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ऑक्सीजन उठाते हैं, लेकिन ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये तो बाहर हो चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, ये पहली बार भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते आपके, इनको क्रॉस होना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है या रेजोनेंस बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है लीनियर कॉन्जुगेशन, मतलब कॉन्टिन्यूस है। तो जो बी है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ए। क्लैरिटी है क्यों है? कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन की वजह से। जहाँ पे भी क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गई तो याद रखना, क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ रहे होंगे आप मेरे टर्म से कि कॉन्टिन्यूस नहीं जा रहा ना बच्चे। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपको पहले रेजोनेंस बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा से इस तरफ आना पड़ेगा, तब जाके आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है ना। कॉन्टिन्यूटी में ये पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जैसे कि बेंजीन में कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन है ना, पायरोल में थी, सॉरी आपकी पायरोल में भी थी आपकी, एक और है पिरिडिन में ली थी हमने, सब कौन सी थी? लीनियर कॉन्टिन्यूस थी, आप खुद बनाकर देख सकते हो एक बार भी। ठीक है, तो सी में तो है ही नहीं, सी में कोई रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो द लीस्ट स्टेबल होगा सी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? बी की है, देन ए की है, देन सी की है। रिलेटिव स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है तो रेजोनेंस एनर्जी का भी यही होगा, इज रिलेटिव रेजोनेंस एनर्जी। अब याद रखिए उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी? सबसे स्टेबल कौन है? बी, तो बी की रेजोनेंस एनर्जी, देन ए की, देन सी की। या तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। वहां पे ऑप्शन ये भी दे सकते हैं वो कि बी ए सी, भाई ये गलत ऑप्शन है। आप अगर कहेंगे सर ऑर्डर तो हमने सही लिखा है, भाई ध्यान देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फर्क है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग, ये गलती मत करते, जेईई मेंस वाले बहुत गलती करवाते हैं इसको। आपको कंसेप्ट पता होगा शायद इस बारे में, आपने पढ़ लिया मुझसे, लेकिन गलती कहाँ कर जाओगे? वहां पे जाके वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करवा देंगे आपसे। ये बेसिक मैथमेटिक्स समझाई जाती है 9th-10th में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, मेरे ख्याल पहले ही समझाई जाती है, कहीं 8th-5th में ना समझाई जाए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ना। ये बहुत छोटी क्लासेस में सिखाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन दोनों दिए होते हैं जेईई मेंस के, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जी एडवांस जेईई मेंस में, वो ये नॉलेज भी चेक करते हैं, इतनी छोटी से छोटी चीज़ चेक करते हैं वो आपकी। ठीक है, तो आप अलर्ट भी हैं या नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन दोनों होंगे, लेकिन याद रखें इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ जाना है, दिस वन इज अ डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा। ठीक है, और कंसेप्ट क्या लर्न किया याद रखेंगे
कंसेप्ट ये लर्न किया, यहाँ से ये सीखा है हमने इस क्वेश्चन से कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, और जो कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन होती है उसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा जो आपने लर्न किया यहाँ से। आगे चलें, नोट कर लें इसको। अब जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले, उसके बारे में क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो देखते हैं कि आप कुछ कर पीछे पढ़ कर भी आए हैं सही या नहीं है, कि आपने प्रॉपरली पढ़ा भी या नहीं है पढ़ा। कहते इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मिथाइल ग्रुप shows minus I effect. Option A CH3Cl, B CH3, C is a CH3 MgBr, and D is a CH3NO2. तो क्या लगता है, मैंने आपको सिखाया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, CH3 कौन है, मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है, ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, और अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, मतलब प्लस आई होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट का है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन टेस्ट छीन रहे हैं, ये दे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करा सामने वाले को, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन टेस्ट छीन रहे हैं वहां से। तो चेक कर लो, ये क्लोरीन लगा इसके साथ भाई, सब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीनेगा इससे। तो यहाँ पे जो CH3 है उसका प्लस आई है, यहाँ पे CH3 दोनों अल्काइल है एक दूसरे के, तो ना प्लस आई शो ना माइनस आई शो होगा। CH3 MgBr हमें सबको पता है ये मैग्नीशियम है, पार्शियल पॉजिटिव, मैग्नीशियम इज अ मेटल, और मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो इसके साथ जो कार्बन जुड़ी होगी, क्योंकि मैग्नीशियम कहेगा मैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दूंगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो यहाँ पे CH3 क्या कर रहा होगा, ये माइनस आई शो कर रहा होगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा ना यहाँ पे। समझ में आ गया। अगेन NO2 सबको पता है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो तो खींचेगा ही अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ पे भी इसका प्लस आई है नीचे। पूछा क्या गया, माइनस आई कहाँ शो कर रहा है, तो ऑप्शन सी, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो आपको समझ के आया कि अगर कहीं पे भी कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगी, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचते हैं। बस ये कंसेप्ट याद रखते हैं मेरे बच्चे। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। मैं आपको दो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लगा CH3 और यहाँ पे लगा मेरे बच्चे C ट्रिपल बॉन्ड CH, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कंपाउंड A एंड दिस इज कंपाउंड B। मुझे बताना है जो फिनाइल ग्रुप है, मतलब इसको बेंजीन को हम फिनाइल बोलते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो मैं पूछता हूँ इन विच फिनाइल एक्सर्ट प्लस आई एंड माइनस आई, किस कंपाउंड में जो फिनाइल है वो प्लस आई एक्सर्ट कर रहे हैं और किस कंपाउंड में माइनस आई एक्सर्ट कर रहा है। कौन फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग। तो जरा देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी बना सकता हूँ। अब देखो ध्यान से देखना, कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन अटैच्ड है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। ये कार्बन जो है ये sp2 है मेरे ख्याल से, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट समझे, ये sp2 है, डबल बॉन्डेड है,
दिस इज sp3। हमें पता है sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। sp2 कार्बन जो है ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है किससे, sp3 कार्बन से। समझा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना, जो आपके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये जो sp2 कार्बन है ये CH3 से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन छीनेगी। तो यहाँ पे जो आपकी कौन है, फिनाइल रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, मतलब माइनस शो कर रही है। क्या कर रही है, माइनस। यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी अब तक। तो ये sp3 कार्बन है, सॉरी sp है, एंड दिस इज sp2। और हमें पता है जो sp कार्बन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या कहेगी sp2 कार्बन को कि तू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे मुझे, विड्रॉ करेगी। तो अगर विड्रॉ करेगी तो मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ होगी, ठीक है, मतलब ये डोनेटिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डोनेटिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो किससे विड्रॉ कर रही है, फिनाइल से। तो फिनाइल का मतलब क्या कर रही होगी, डोनेट कर रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो मतलब यहाँ पे जो फिनाइल है ये क्या शो कर रही है, प्लस साइन। तो ऑप्शंस में क्या होगा वो आप चेक कर सकते हैं अब, कि मतलब ए में क्या है, ए में जो फिनाइल है क्या शो कर रही है, माइनस आई। और कंपाउंड बी में जो फिनाइल है वो प्लस आई शो कर रही है। मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम कर रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रही है। समझ आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आया कैसे चेक करना है। ये स्मॉल स्मॉल आपके मतलब ये मान लो बिल्कुल छोटे छोटे से पॉइंट हैं बच्चे। ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा है ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था मेरा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है जी, तो जैसे हम आगे जाएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, टॉप क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चों। हो गया जी, चलो आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ मेरे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको कुछ कंपाउंड गिवन है, CH3 C डबल बॉन्ड ओ NH2, और एक है CH3 O कर देते हैं ये से, लाइक दिस इज CH3, दिस इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर है ना, ईथर है, ये अमाइड है। कौन सा अमाइड है ये, इथेनामाइड है ना। और एक और लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, लाइक दिस ऐसे। ये A है, ये B है और ये C है। ऑप्शन मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ कोई भी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि मुझे बॉन्ड लेंथ बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। चलो मैं पूछता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड O, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, सिंपल बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, लेंथ इज, मुझे बताएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका। जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बने हैं उसकी बॉन्ड लेंथ सबको पता है ना, क्यों है कहाँ पे,
मैंने यहाँ पे एक बात याद है ना, रेजोनेंस जो है ना, रेजोनेंस आपके जो बॉन्ड लेंथ है उसको अफेक्ट करता है बच्चे। इसका मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाई थी आपको। जिस लेक्चर में मैंने रेजोनेंस स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि रेजोनेंस की वजह से जो बेंजीन रिंग है हमें लगता है वहाँ पे वो डबल बॉन्ड है, और कुछ सिंगल, 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जो रियलिटी थी वो कुछ और थी। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था वहाँ से हमें ये पता चलता है कि सब के सब 6 के 6 बॉन्ड कैसे थे, इक्विवेलेंट थे, ना वो डबल बॉन्ड थे ना वो सिंगल बॉन्ड थे, दे आर ऑल सेम। उनकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम थी। किसकी वजह से? ये कारण क्या था? रेजोनेंस था कारण इसका। समझ आई? तो वो समय ना सिंगल थे ना डबल थे, तो क्या थे? दे आर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेजोनेंस कहाँ पे पॉसिबल है। रेजोनेंस चेक करो, ये 9 के ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे लोन पेयर देगा अपने, ये पाई इलेक्ट्रॉन उठा लेगा ऑक्सीजन। तो जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो क्या दिखाई देगा आपको? इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से आपको दिखाई देगा CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, ना ये डबल बॉन्ड है और ना ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है? बीच का है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब देखो, आपने सीखा होगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 होता है, डबल बॉन्ड है तो 2 है, दो एटम्स के बीच में, और अगर दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। यहाँ पे ना ही डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब पार्शियल का मतलब बीच, मतलब 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, मतलब ना आपका क्या है ये, ना डबल बॉन्ड ना सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे चेक करो, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? कुछ, कोई रेजोनेंस नहीं है, सिमेट्रिकल भी है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही रहा होगा, जो मर्जी कर लो। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो रहा होगा बी में वो 1 रहा होगा, तुम सिंगल बॉन्ड है जी। समझ में आ गया? और जो आपका कौन है, ए था, उसमें क्या था? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था। सी में चेक करो, रेजोनेंस है क्या? नहीं है जी रेजोनेंस। आप देख सकते हैं रेजोनेंस कॉन्जुगेटेड ही नहीं है, तो रेजोनेंस कहाँ से हो जाएगी? तो उसमें सी डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? सी में 2 हुआ। और हमें ये बात पता है, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। समझ आ गया? तो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा। सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे है? सी में है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, क्योंकि ऑब्वियसली डबल बॉन्ड ही तो आपको पता ही होगा। तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ रही होगी सबसे कम, इन्होंने क्या पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब उस तरफ सबसे ज़्यादा होगा, तो लीस्ट स्टार्ट होगा, मतलब सी में है। फिर कौन है जी? 2 के बाद कौन है? 1.5, तो 1.5 यहाँ पे है, तो बॉन्ड लेंथ अगेन थोड़ी सी कम हो जाएगी। लीस्ट किस में है? बी में। बी में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। तो आंसर मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी हो रही होगी मेरे बच्चे। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो समझ आए? तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि रेजोनेंस की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्टर होती है आपकी। ठीक है, डन। चलो जी, याद रखना इस बात को, ये कंसेप्ट याद रखें, कंसेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए कि रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही। रेजोनेंस होने का एक ही कारण होता है, कॉन्जुगेशन, कि कौन सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए जी। और एक कॉन्जुगेट सिस्टम मैं बार बार बता चुका हूँ आपको क्या है ये। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो मेरे बच्चों आज के लिए काफ़ी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है जी, मिलते हैं मेरे बच्चे आपको।